सक्सेस पॉइंटेड डेट स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी यही दुआ है कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो। आज भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने 74 क्वेश्चन को डिस्कशन कर लिया है। आज हम 75वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमारा रूटीन चल रहा है कि हम लोग रोज़ाना लगभग 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। आज भी हम लोग वैसे ही डिस्कशन करेंगे और इस उम्मीद से करेंगे कि आप लोग मेहनत करेंगे। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगती है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कब किया गया था? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, अनुच्छेद 239 के अंतर्गत, अनुच्छेद 219 के अंतर्गत। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की जो बात कही गई है वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कही गई है और 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो ये 243 के अंतर्गत जोड़ी गई है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद को सम्मिलित करती है? यानी अनुच्छेद इसमें क्या है, सम्मिलित हैं। तो आपके ऑप्शन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332 या महाधिवक्ता अनुच्छेद 351। तो अगर हम संस्था और संविधान के अनुच्छेद की बात करते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग ने अनुच्छेद 315 में उल्लेखित किया, क्या उल्लेखित किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन किया गया था। बात समझ में आ रही है? ये जो निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 324 में ही किया गया था। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो बात कही गई है, बात समझ आ रही है? अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों कर्मचारियों की सेवा की बात की गई है, न कि सर्वोच्च न्यायालय। बात समझ में आ रही है? इसमें क्या है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों के बारे में बात की गई है और अनुच्छेद 315 में इसका उल्लेखित किया गया है संघ लोक सेवा आयोग का। और जबकि अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान दिया गया है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें कौन सम्मिलित है? तो देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय 318 नहीं है। पहली बात तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का जो दिया गया है वो किस अनुच्छेद में है? ये आपके अनुच्छेद 124 में दिया गया है। इसलिए आपका ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? आपका ये तो गलत हो जाएगा पहला वाला। भारत का निर्वाचन आयोग 324 ये सही है। और भारत का निर्वाचन आयोग, बात समझ रहे हैं, भारत का जो निर्वाचन आयोग है वह 324 सही है। संघीय लोक सेवा आयोग का जो किया गया है अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया है। और जो महाधिवक्ता की बात की गई है, बात समझ रहे हैं, जो महाधिवक्ता की बात की गई है वो आपके 76 में की गई है। जबकि 351 किससे संबंधित है? वो भाषा से संबंधित। बात समझ में आ रही है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, यानी बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यही क्या है, संविधान में जोड़ा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित अधिकारियों पर अगर विचार करना है तो उनका क्रम क्या था, ये देखना है। आइए देखते हैं। पहला है मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य और भारत में मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए सबसे पहले जो आते हैं वो आपके कौन आते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी आपका आता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। फिर आपके आते हैं संघीय मंत्रिमंडल सदस्य। फिर आपके आते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। बात समझ रहे हैं? फिर आपके आते हैं मंत्रिमंडल सचिव। तो सबसे पहले कौन आता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखिए ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? तो ये ऑप्शन आपको मिल रहा है सी नंबर पे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं।
संविधान के प्रथम अनुच्छेद की हम बात करते हैं तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, आपको बताना है, राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन या फिर राज्यों का यूनियन। तो इसे यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है। इसकी हिंदी होती है दोस्तों राज्यों का यूनियन। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए, भारत सरकार की प्राथमिकता श्रेणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आते हैं, आपको बताने हैं। आपके ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी, भूतपूर्व राष्ट्रपति, चीफ ऑफ स्टाफ्स या लोकसभा का अध्यक्ष। तो अगर हम क्रम की बात करते हैं तो पहले आते हैं आपके भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर आते हैं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, फिर आते हैं महान्यायवादी और फिर आते हैं चीफ ऑफ स्टाफ। बात समझ में आ रही है? तो ऊपर सबसे कौन आता है आपके, ये आपके आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति, यानी आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, फिर आगे है भारतीय न्यायाचार के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से कौन पहले आते हैं। तो आपके ऑप्शन है उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, अपने राज्य में राज्यपाल और फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो दिए गए सदस्यों के क्रम में अनुसार जो राज्यों में राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर उप प्रधानमंत्री, फिर लोकसभा अध्यक्ष आते हैं। तो पूर्वता क्रम में आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, राज्य के राज्यपाल, यानी पहले नंबर पे कौन आता है आपका, राज्यपाल। तो ये सी पे, तो सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है। गृह सचिव होता है, रक्षा सचिव होता है, मंत्रिमंडल सचिव होता है या फिर दिल्ली का राज्यपाल होता है। तो आपके जो ऑप्शन होंगे वो होंगे भारत का मंत्रिमंडल सचिव होता है। बात समझ में आ रही है? जो सिविलियन अधिकारी की बात की गई है तो कौन होता है आपका, मंत्रिमंडल सचिव होता है। तो आपको जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है। दिल्ली का उपराज्यपाल, भारत के रक्षा सचिव, भारत के मंत्रिमंडल सचिव और भारत के प्रधानमंत्री प्रमुख। तो दोस्तों ये आपके हो जाएंगे भारत के मंत्रिमंडल सचिव। तो सी पे है, तो सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता या उपरोक्त दोनों। तो देखिए, जो दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, दोहरी नागरिकता की हम बात कर लेते हैं पहले। तो आपकी जो दोहरी नागरिकता है वो बच्चों, ये जो दोहरी नागरिकता है ये आपको यूएसए यानी कि अमेरिका देता है, और जो ये जो देता है ये इंडिया देता है। समझ रहे हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर। यानी भारतीय संविधान निम्न में कौन सी नागरिकता देता है, तो हो जाएगा आपकी एकल नागरिकता। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा। ये मिसप्रिंट हो गया है, या देशीकरण होगा दोस्तों, ये करण होगा, करण लिख लीजिएगा, देशीकरण। किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो ये जो ऑप्शन होगा नहीं किया जा सकता, ये होगा भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, किस देश में दोहरी नागरिकता सिद्धांत स्वीकार। देखिए, ये पहली बात हो चुकी है कि जो भारत है ये एकल नागरिकता देता है। बात समझ में आ रही है? जो भारत होता है ये एकल नागरिकता देता है, और अमेरिका क्या करती है, नागरिकता प्रांत में प्रचलित नहीं, यानी एकल नागरिकता नहीं देती है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ऑप्शन आपके हो जाएंगे ए इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, माफ कीजिएगा, आपकी दोहरी नागरिकता सिद्धांत की बात की गई है, तो आपकी क्या कही जाएगी कि किस देश में दोहरी नागरिकता सिद्धांत का प्रावधान किया गया है। तो आपका ये हो जाएगा अमेरिका। बात समझ में आ रही है? अमेरिका एक ऐसा देश है जो दोहरी नागरिकता देता है। तो आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? क्योंकि दोहरी नागरिकता का सिद्धांत अमेरिका स्वीकार करता है। वहाँ प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है, प्रथम अमेरिका की और दूसरे उस राज्य की जहाँ वह निवास करता है। भारत में केवल एक ही नागरिकता का उल्लेख है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो आपके ऑप्शन है भारत के सभी न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, या सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। बात समझ में आ रही है? तो ये आपके आंसर होगा वो होगा
कि जो संविधान द्वारा मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति दी गई है वो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को दी गई है। तो आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? किसी भी क्या किया जा इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है कभी भी। दूसरा, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं या राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो देखिए, जो मौलिक अधिकार होते हैं वो अनुच्छेद आपके 58 और 59 के तहत जो है इसको क्या निलंबित किया जा सकता है, लेकिन ये आपातकालीन स्थिति में केवल निलंबित किया जा सकता है। तो डी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार के निलंबन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए, अभी पीछे हम बता चुके हैं कि 358 व 359। तो क्या हो जाएगा? आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235 या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और इसमें कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। चलिए ये देखते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 12 से 35, तो यानी बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नागरिकता को किस भाग के अंदर जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है भाग 3 के अंतर्गत। तो आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्य पर विचार करना है। तो जो मौलिक अधिकार हैं यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। बात समझ में आ रही है? जो अधिकारों की बिल हैं अमेरिका में, ये उसकी भांति नहीं है। तो आपके ऑप्शन क्या हैं? 1 व 2 सही है, 2 व 3 सही है, 1, 3 या 4 सही है, 2 या 3, 4 सही है। आइए देखते हैं इसको। तो भारत में मौलिक अधिकार राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। चलिए, ये तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, ये भी आपका सही है। सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। बात समझ में आ रही है? जो आपका सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय राज्य की नीति सिद्धांत सुनिश्चित करते, ना कि मौलिक अधिकार। तो आपका सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार जो होते हैं वो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित नहीं करते हैं। जबकि डी की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अधिकारों की बिल की भांति क्या है? ये भी आपका क्या हो जाएगा? नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला और दूसरा, यानी ए एज द फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। यानी चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उपरोक्त सभी। तो ये जो आपके सुनिश्चित करता है, तो ये आपका ये हो जाएगा मौलिक अधिकार, यानी कि बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान को निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 या फिर अनुच्छेद 17। तो जो आपका अनुच्छेद 14 है यही अंकुश लगाता है, यानी पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो ए क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में अनुच्छेद में से कौन निम्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या फिर अनुच्छेद 19। तो ये जो आपके ऑप्शन हैं, तो आयोग के हिसाब से ये था आपका 14 और आपका 19। तो आपको 14 जो 19 है ये आपके दोनों सही होंगे। तो इसलिए जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? दोस्तों, ये आपका हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा ए एंड डी। करेक्ट आंसर दोनों हो जाएगी। चलिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने के लिए सक्षम किया है? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द से, यानी कि पहला संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ इसको मिलाकर पढ़ लिया जाए तो
या फिर पहले ऑप्शन को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ लिया जाए, या फिर तीनों को एक साथ मिलाकर पढ़ लिया जाए। तो ये जो आपके ऑप्शन होंगे वो आपका आंसर होगा तीनों को मिलाकर एक साथ पढ़ लिया जाए। तो डी क्या हो जाएगा, द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो आपको बताना है कि आपके ऑप्शन है 14 से 20, 15 से 19, 14 से 18, 13 से 17। तो जो ये जो समता का अधिकार है वो समता का अधिकार दिया गया है 14 से 18 के बीच में। तो सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार से संबंधित क्या है, नहीं है। कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता या फिर आर्थिक समानता। तो जो ऑप्शन आपका ये जो निहित है वो समानता मौलिक अधिकार संबंधित नहीं है, वो आपके कौन सा है का आर्थिक समानता क्या है, सम्मिलित नहीं है। तो डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 24। तो देखिए अगर हम अनुच्छेद 17 की बात करते हैं तो ये अस्पृश्यता से संबंधित है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 18 की हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 की हम पहले बात कर, अनुच्छेद 18 जो है वाक संबंधित है, और जो अनुच्छेद ये 19 होगा। तो अगर 19 की हम बात करते हैं तो क्या हो, वाक वक्तव्य पर आधारित है। और अनुच्छेद 23 जो है वो आपका मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम पर निषेध लगाता है। लेकिन अगर हम बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार बात करते हैं तो अनुच्छेद 24 होता है। तो आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका इसका क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। संविधान के लिए प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 19 में। तो ये किया गया है आपके अनुच्छेद 17 में। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए समा देखते हैं, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको बताना है, कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा या फिर नौकरी में प्रवेश दिलाकर। तो अगर अस्पृश्यता निवारण की हम बात करते हैं तो इसमें कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, एक जन जागरण द्वारा किया जा सकता है। संविधान की सत्यता अस्पृश्यता का अंत करती है, यह अधिनियम 1955 के द्वारा किया गया है। तो जो आपके आंसर होंगे वो दोस्तों क्या हो जाएंगे, आपका ये भी सही है, कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, और तीसरा जन जागरण के द्वारा। नौकरी प्रवेश कराकर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था बच्चों दोस्तों 100 क्वेश्चन हमारे आज कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसी लगी। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरी दुआ है कि आप अच्छे से 6 नंबरों से पास हो, आप सभी का सिलेक्शन हो। अपने लक्ष्य को मजबूती से पकड़ के चलिए तो आपका लक्ष्य आपको ज़रूर हासिल होगा। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।